नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सेट 4 कंप्लीट करेंगे और इसमें बेस्ट 200 प्रश्न की सीरीज जो है हमारी चल रही है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इकाई 7 से संबंधित, यानी इकाई 7 मतलब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की जो इकाई 7 है, इसमें है विज्ञान एवं पर्यावरण, उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं। और एक सेट में लगभग 10 से 15 प्रश्न होते हैं और हिंदी भाषा में ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और एक बात और बता दूं, इस वीडियो संबंधित यदि आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, जिससे आप अपना रिवीजन कर सके, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप इससे संबंधित जो रिवीजन है वो कर सके। और लास्ट में इसका एक वीडियो आएगा सारे सेट्स का, जिसमें सभी लगभग जो 200 प्रश्न हम कंप्लीट कर रहे हैं, उस वीडियो को देखकर भी आप एक बार में अपना रिवीजन कर सकते हैं। सवाल है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न मैंने जैसे पिछले सेट्स में आपसे डिस्कस किया था। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, परिवर्तन पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ये इतना यदि आपने कर लिए, फिल्टर यहाँ पे लगा दिए अपने माइंड में, तो यहीं से आपके प्रश्न के सही आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये घटक है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ऑक्सीजन में होता है, जलवाष्प में होता है। नाइट्रोजन में कोई फर्क यहाँ पर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर इसका डी। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को कोशिकाओं में ले आया जाता है। भोजन को जलाने मतलब यहाँ पे इसको तोड़ना लिखना होता है, तोड़ने या फिर बर्न करने से ऊर्जा मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकाला जाता है। श्वसन की प्रक्रिया जो ऊर्जा मुक्त करती है शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, कोशिकीय श्वसन भी यहाँ पे कहते हैं। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। फ्लेमिंग, लैम्बल, टेनिम और लुएनहॉक। जीवाणु की खोज की गई थी एंथनी वॉन लुएनहॉक। आंसर है इसका डी। आंसर इसका डी। ये जीवाणु की खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने की थी। उन्होंने 1676 में एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देखा था। उन्होंने इसे जंतुक समझा था। उन्होंने अपने अवलोकनों की पुष्टि के लिए रॉयल सोसाइटी को कई पत्र भी लिखे थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी। आईएनएस शिशुमार, आईएनएस शल्की, आईएनएस चक्र या फिर आईएनएस सिंधुवीर। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। ये है आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र आंसर है इसका सी। आईएनएस चक्र 2 भारतीय नौसेना की नाभिकीय शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। यह 8140 टन वाली आक्रमणकारी पनडुब्बी है। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर सी। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, पेरिस फ्रांस में या फिर वाशिंगटन डीसी यूएस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। इसके बारे में अन्य जानकारी हम देखें तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या फिर पटना में। ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, पुणे में। आंसर है इसका बी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, इसको हम NCL के नाम से भी जानते हैं, भारत की एक सरकारी प्रयोगशाला है। यह पुणे में स्थित है। और NCL भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की सदस्य है। और NCL की स्थापना 6 अप्रैल 1947 को हुई थी। 3 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर है बी। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये पुणे में। अगला सवाल है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। छतरपुर, मंडला, रीवा या फिर दिनौरी। केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है छतरपुर में। आंसर है इसका ए। आंसर इसका है केन घड़ियाल अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। सफ़ेद बाघ के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। रोहिलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़। सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है वो है बघेलखंड। आंसर है इसका बी। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित रीवा सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। रीवा को कभी कभी सफ़ेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। यदि आपसे सवाल पूछा है कि सफ़ेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये रीवा है। ठीक है, रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जी ने 1951 में गोविंदगढ़ के जंगलों में सफ़ेद बाघ को देखा था। रीवा में सफ़ेद बाघों के लिए दुनिया का पहला अभ्यारण्य भी खुला है।
तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर बी, बघेलखंड। अगला सवाल है, अभ्यारण्य सेंचुरी, अभ्यारण्य या फिर जिसको हम सेंचुरी कहते हैं, राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो मतलब एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। तो इसमें कौन सा अभ्यारण्य या कौन सी सेंचुरी है जो राइनो के लिए जानी जाती है? कांजीरंगा, गिर, रणथंभौर या फिर कार्बेट। राइनो के लिए जाने जाने वाली जो अभ्यारण्य या सेंचुरी वो है कांजीरंगा, जो कि है असम में। ठीक है, आंसर है इसका ए। आपने देखा होगा भारतीय कप्तान जो है, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के कप्तान जो रोहित शर्मा, वो इस चीज़ से संबंधित काफ़ी अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। उनके बैट में कई बार देखा जाए, जब वो आईपीएल वगैरह खेलते हैं, उनके बैट में या फिर उनके ड्रेस में राइनो का वहाँ पर निशान बना होता है। शायद आपने गौर किया होगा, या फिर आप इसके बारे में जब नेट में सर्च करेंगे तो रोहित शर्मा के बारे में भी आप जरूर सर्च कीजिए। वो राइनो संबंधित बहुत अच्छे काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उनके अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। भारत के असम राज्य में स्थित यह नेशनल पार्क लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक श्रृंगी या फिर एक सींग वाले गेंडे हेतु विश्व प्रसिद्ध है। भारत में एक सींग वाले गेंडों की संख्या सबसे अधिक है, और सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कांजीरंगा, ये जो कि असम में। ठीक है, आंसर है इस प्रश्न का ए। अगला सवाल है, निम्न फसलों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल या फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती? जैव ईंधन के रूप में, बायोफ्यूल इसको इंग्लिश में बोलेंगे, बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग की जा सकती है। जेट्रोफा, गन्ना, पाम, मसूर, चुकंदर, गेहूँ, सोयाबीन, मक्का, रेपसीड, गन्ना, मक्का, सरसों। तो जो जैव ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है उनका समूह है यहाँ पे जेट्रोफा, गन्ना और पाम। आंसर है इसका ए। आंसर है इस प्रश्न का ए। मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है इराक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर यमन। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वो है यमन। आंसर है इसका डी। आंसर इसका डी, यमन। मोका यमन का एक शहर है। यह कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आंसर है इस प्रश्न का डी। आई होप ये सेट आपको सही लगा होगा, और यूनिट 7 संबंधित जो प्रश्न हमने यहाँ सम्मिलित किए वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और 17 दिसंबर की तैयारी के लिए जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सहायक हुए होंगे। अपनी प्रतिक्रिया इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रही है ये सीरीज़, और यदि कुछ सुधार या सुझाव हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।